हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा एक नया पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है निर्भय बनो। निर्भय यानी भय, बिना भय के। आपको किसी भी बात का भय होना नहीं चाहिए अगर आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। तो ये जो टाइटल है वो भी कुछ इस तरीके से ही लिया गया है। निर्भय बनना चाहिए अगर हमें हमारी लाइफ एंजॉय करनी है तो, जिसमें कुछ इंसिडेंट ही दिया गया है। इस पाठ के जो लेखक है उसका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। सीधे आते हैं इस स्टोरी पर कि निर्भय बनो की स्टोरी है क्या। निर्भय बनो यानी कि किसी भी सिचुएशन होने पर भय आपको नहीं होना चाहिए। तो यह जो स्टोरी है यह एक उपन्यास कितने चौराहे इट मीन्स उपन्यास यानी नॉवेल। हमारे लेखक द्वारा जो लिखी गई नॉवेल कितने चौराहे है उसमें से 7वां प्रकरण इस यहाँ पर लिया गया है। निर्भय बनो, इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो यह कुछ इस तरह है कि विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। इट मीन्स कि यह जो पाठ है उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य पात्र, वह मोहन है। और मोहन में मानवीय तथा सामाजिक दोनों मूल्य कैसे आते हैं। वो एक विद्यार्थी है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो मानवीय और सामाजिक मूल्य है वह हमें सीखना है। तो यहाँ पर यह लेसन लेने का उद्देश्य वही है कि आप भी अपने विद्यार्थी जीवन में ऐसे सामाजिक मूल्यों को सीखें। तो उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास किया है। ओके, यानी इसके अलावा आपको निर्भय बनना चाहिए वह समझाने का भी प्रयत्न किया है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रियोदा, यहाँ से पाठ शुरू होता है। प्रियोदा एक व्यक्ति का नाम है। देखते हैं कौन है। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियव्रत उसका ओरिजिनल नाम है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। वह ऐसा व्यक्ति था जिसको सभी लोग जानते थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर संन्यास आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना यानी अन्न को जमा करने जाना, जिसको कहते मुठिया वसूलना। यहाँ पर उसका अर्थ भी दिया गया है, देखते हैं उसका अर्थ क्या है। ये देखो, मुठिया वसूलना यानी किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना, इसको बोलते हैं मुठिया वसूलना। तो यह जो प्रियव्रत है, प्रियोदा है, वह क्या करता था? वह हर रोज़ सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाता था, यानी ज़रूरियातमंद लोगों को वह अन्न पहुंचा सके, इसके लिए वह उसको लेने जाता था ताकि वो लोगों की मदद कर सके। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रियव्रत और प्रियोदा की। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ जाता था। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। कोई भी बीमार पड़ जाता, प्रियोदा उसके घर पर चला जाता। क्यों? लोगों को मदद करने के लिए। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता। वह अकेला ही नहीं बल्कि उसका पूरा जो दल था वह सेवा में जुटा रहता था। रॉबी और कालू प्रिया के दल में ही है। उन लोगों ने मनमोहन को सभी ने अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है और प्रियोदा के साथ अभी मनमोहन भी शामिल हो चुका है। अब उसके ग्रुप में कौन कौन है? तो रॉबी है, कालू है, प्रियोदा है और मनमोहन है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर एक प्रदेश का नाम है, एक स्थल का नाम है, जहाँ पर प्रियोदा और उसके सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। ये भी बात आपको माइंड में रखनी है कि प्रियोदा और उसके जो साथी मित्र है वो आपकी तरह ही छात्र ही है, स्टूडेंट ही है, लेकिन अपनी स्टडी के अलावा वो ऐसा काम भी करते हैं जन सेवा का, लोगों को मदद करना। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें भी सुनाता है।
रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, और जब संडे होता है तब वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि कौन किस जगह मुठिया वसूलने जाएगा, यानी उधार का अनाज मांगने जाएगा। किस बीमार की सेवा करके कौन कौन जाएगा, यानी किस बीमार की सेवा करनी है और कौन कहाँ पर सेवा करने जाएगा, ऐसा संडे को वह लोग प्लानिंग करते थे। पढ़ते तो थे ही वह लोग, लेकिन उसके अलावा यह एक नेक काम भी वह करते थे किसी भी फीस के बिना। ये बात जो है वह आपको सीखनी है कि अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको लगे, ज़रूरत के काबिल लगे, तो आप उसको अवश्य मदद करें। आगे देखते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, प्रियदा, यह मौना मनमोहन। ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है, और प्रियदा को दल का मेन व्यक्ति है, और इसीलिए उसका परिचय देते हुए कालू कहता है कि यह मनमोहन है और यह हमारे क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। ऐसा प्रश्न किया। अब प्रियदा की टोली में शामिल होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, इंटरव्यू लेता था वो तो। यहाँ पर क्या पूछता है, देखो, महात्मा गांधी पूछता है कि भारतवर्ष का कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जो भगवान के समान हो। तब जो मनमोहन है वो आंसर देता है महात्मा गांधी। डेफिनेटली आप भी कह सकते हैं क्यों महात्मा गांधी भगवान के समान है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज हम स्वतंत्र तरीके से जी रहे हैं। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियदा का दूसरा सवाल था। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। क्या बनना चाहता है? वकील बनना चाहता है। कौन? मनमोहन। सभी ठठाकर हंसे, हाँ। लेकिन प्रियदा गंभीर ही रहे। ऐसा आंसर सुनकर सब हंसने लगे कि इसको साला वकील क्यों बनना है। और आगे क्या होता है? बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? प्रियदा प्रश्न पूछता है। कोई बात नहीं, तुम्हें जो बनना है वो बनना, लेकिन क्या तुम्हें बीमार लोगों की सेवा करना आती है? सीख लेंगे, ऐसा बोलता है। कौन? मनमोहन। आगे प्रियदा बोलता है, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित है तो क्या करोगे? मनमोहन चुप रहा और बोला, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगता है। हैजा एक प्रकार की बीमारी है। उसका मतलब होता है, चलिए देखते हैं क्या मतलब होता है। हैजा का मतलब होता है कॉलेरा। कॉलेरा जो बीमारी है वो एक्चुअली पानी से होती है। आप साइंस में पढ़ते ही होंगे कि कॉलेरा एक ऐसी बीमारी है जो पहले के ज़माने में बहुत थी। अभी तो ऐसा कॉलेरा नामक जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, लेकिन वो पानी से होता हुआ एक डिसीज़ है, ओके, जिसको कहते हैं हैजा यानी कॉलेरा। आगे देखते हैं। तो मनमोहन को कॉलेरा से बहुत डर लगता था। आगे चलो देखते हैं क्या होता है। गाना जानते हो? प्रियदा अगला क्वेश्चन करता है कि गाना आता है तेरे को? जी, वह आंसर देता है। तैरना आता है? प्रियदा अगला प्रश्न करता है। जी नहीं। मनमोहन बोलता है, जी मेरे को नहीं आता। प्रियदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मौना तैरना नहीं जानता। एक दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था सूर्य नारायण। उसे कहता है कि सूरज, ये मौना है, यानी ये जो मनमोहन है वो तैरना नहीं जानता। आंसर क्या मिलता है? सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। यानी ये जो सूर्य नारायण नामक व्यक्ति है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है कि तैरना कैसे सिखाते हैं। वह एक बहुत अच्छा तैरने वाला है व्यक्ति। बोलता है, मजाक में बोलता है कि मैं उसको एक दिन उठाकर फेंक दूंगा, अपने आप सीख जाएगा कैसे तैरते हैं। आगे देखते क्या होता है। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर था, लेकिन शरीर उसका मजबूत था। पढ़ने में इतना श्रेष्ठ नहीं था, बल्कि उसका जो शरीर था वह काफ़ी मजबूत था। रोज 100 दंड बैठक करता है, यानी जिम्नास्टिक था। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको, और उसको क्या बोलते हैं? पहलवान बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, जिम्नास्टिक पर्सन था। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है, और दल के जो सभी सारे सदस्य हैं उसको तैरना सिखाने वाला कौन था? और कोई नहीं बल्कि सूर्य नारायण था। और इसीलिए प्रियदा है वो कहता है कि इस मनमोहन को भी तुझे सिखाना होगा। आगे देखिए क्या होता है।
उसी दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की और उसी दिन जो सदस्य होते हैं बाकी वो चाहते हैं कि मोना मनमोहन एक गीत गाए। किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। सभी लोग कहते हैं कि गीत गाओ, लेकिन जब प्रियोदा कहता है तब फाइनली मनमोहन अपना गला कुछ ऐसे करके अपना जो गीत है वह शुरू करता है। कौन सा गीत गाता है देखो, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ऐसा जो एक कविता है जो रहीमजी द्वारा लिखी गई है वह गाने का प्रयत्न करता है। वह गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। और सुनने के बाद प्रियोदा बोलता है, काफ़ी बहुत अच्छा गाते हो तुम। और इतना ही नहीं, वह कालू को ऐसा भी कहता है कि तुम प्रभात फेरी वाला जो गीत है वह भी सिखा देना। प्रभात फेरी यानी कि वह जब आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते तब वह गीत भी गाते होंगे जिसको बोलते हैं प्रभात फेरी वाला गीत, सुबह में गाए जाने वाला गीत। आगे देखिए, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, शाम हो गई, बालूचर पर लाली उतर आई। बालूचर एक प्लेस है, नदी से गिरा हुआ उसका तट है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु यानी पंखी दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, बोला गरीब का दिन पहिया हरब, बोला गरीब का दिन। तो जब वह रास्ते पर से प्रसार हो रहे थे तब वह देखते हैं कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था कि भोला गरीब का दिन पहिया हरब, भोला गरीब का दिन। ऐसा कुछ गीत गुनगुना रहा था। कौन? एक व्यक्ति। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू कर दिया। एक टाजे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, तिबेत का लोटा ले लकछिन। यह जो बाकी का सॉन्ग है वह मनमोहन पूरा करता है। कृत्यानाथ झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी ठाए, ऐसी कुछ आवाज़ आती है। ठाए यानी यह कुछ ऐसी आवाज़ है जो उसको सुनाई देती है। तो जब मनमोहन, प्रियोदा और उसके सारे सभी सदस्य पुल पर से पसार हो रहे तब वो ऐसा कुछ गीत कोई गा रहा होता है और उठने में ही अचानक से एक आवाज़ आती है, ठाए, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ें देखते हैं? बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया था। यानी ये जो ठाए आवाज़ है वो किसकी है? किसी ने फायर किया था, बंदूक चलाई थी। एक पखेरु यानी कि पक्षी बालू पर गिरकर छटपटाने लगा और इतने में ही एक जो पक्षी होता है वो बालू पर गिरकर छटपटाने लगता है। यानी वो जो फायर चलाया था, वो जो बंदूक चलाई थी, वह एक पक्षी को मारने के लिए ही थी। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। वह जो पक्षी था वह जोड़ी में था और किसी एक को गोली लगने की वजह से जो दूसरा था वो बहुत देर तक रोता रहता है। मटमैले अंधकार में एक अर्धलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के देने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। और एक व्यक्ति आता है जो मरी हुई चिड़िया को देखकर बोलता है कि आपने जो मारा था वह मिल गया। इब्राहिम बोला। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम है इब्राहिम। सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। इब्राहिम बोलता है कि सब डिप्टी साहब, सब डिप्टी सर जो है उसका अर्दली है और साला भारी खचड़ा है, यानी कि भारी भी बहुत ज़्यादा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट और प्रियोदा अचानक सुनते ही बोलता है हॉल्ट।
होल्ट भी एक व्यक्ति का ही नाम है। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से निकालेगा नहीं। और उसकी टोली का यह भी एक रूल है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी लिए अपशब्द नहीं बोलेगा, यानी गाली नहीं बोलेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सभी सदस्यों से माफ़ी मांग ली। बात यह है कि साले ने फिर से बोल दी गाली। साला एक गाली तरीके से ही लिया जाता है। आगे देखते क्या होता है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं। जो इब्राहिम है वह व्यक्ति भी उसी के दल का व्यक्ति है। किसके? प्रियोदा के दल का ही व्यक्ति है, लेकिन वह बोलने में थोड़ा, हमें यहाँ पर पता चलता है कि अच्छी तरीके से वह नहीं बोलता। और तभी प्रियोदा उसे कहता है कि ये तुम्हारी 8वीं गलती है। अगर 10 गलती हो गई, 10वीं बार तुमने अपशब्द निकाला तो तुम हमारे ग्रुप से बाहर। ऐसा रूल था, माइंड में रखना। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या कर्ज है? पूछता है कि इब्राहिम कहता है कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, इसमें कौन सी बुरी बात है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और तब प्रियोदा जाके उसको समझाता है कि अगर आप दूसरे को गाली दोगे तो उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, तुम्हारा ही मुंह खराब होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने मुंह से गाली बकते हो, और गाली बोलने से सुनने वाले को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, बल्कि जो बोलने वाला है उसका मुंह गंदा हो जाता है। मगर वे जो गाली देते हैं उसका क्या? वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। आपको पता ही है कि हमारे आसपास रहने वाले कई सारे लोग बात बात पे गालियाँ बकते रहते हैं, लेकिन उसको बोलने दो, आपको नहीं बोलनी है। क्यों? क्योंकि सुनने वाले को तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो फिर हम अपने मुंह से गाली बोलकर क्यों अपने आप को नीचा दिखाए? तो यह भी एक सीखने वाली बात है कि अगर स्पेशली बॉयज़ जो है वो बात बात पर गालियाँ देते हुए मुझे नज़र आते हैं स्कूल में, जो आपको नहीं करना चाहिए। गाली बोलना अगर आप मानते हैं कि अच्छा है तो आप बोल सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं, बल्कि यहाँ पर जो आपको सीखना है वह क्या है, गाली नहीं बोलनी है। ओके, आगे देखिए। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से पूछता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, तो एक व्यक्ति है जो कहता है कि इब्राहिम को समझाना थोड़ा मुश्किल है, आप रहने दो, मैं समझा देता हूँ। और कहता है कि देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर बने रहना है तो इसके रूल्स को फॉलो करना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। सिंपल वर्ड्स में वह समझा देता है कि अगर आपको ग्रुप में रहना है तो क्या करना होगा, गाली बोलना बंद करना होगा, तब जाके ही तुम हमारे ग्रुप में रह सकोगे। ऐसे सिंपल वर्ड्स में वह समझा देता है। आगे देखो क्या होता है। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। वह जो इकट्ठा हुए थे संडे को बालूचर पर, शाम का समय हो चुका है और सभी बातचीत पूरे सप्ताह की बातचीत उन्होंने कर ली है। और हमें ऐसे यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि सारी बातचीत होने के बाद शाम का समय होते ही सारे लोग अब एक दूसरे से विदाई ले लेते हैं। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। और तभी जो कालू है वह मनमोहन को कहता है कि अब शाम हो चुकी है, इसलिए हो सकता है कि तू अकेले जाने में डरे, चल मैं अब तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा। तो आज की स्टोरी हम इसी यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब यह जो स्टोरी है उसमें थोड़ा सा टर्न आने वाला है। निर्भय बनो, यह टाइटल यहाँ से शुरू होने वाला है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर हम यह जो स्टोरी है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया कि इस पाठ में कितने कैरेक्टर्स है, प्रियोदा की टोली का काम क्या है, प्रियोदा की टोली का नियम क्या है, ये जो सारी बातें वो हमने यहाँ तक डिस्कस की। वह इसके आगे जो स्टोरी है यहाँ से वह स्टोरी कुछ बदलने वाली है। वैसे कुछ बाकी नहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम इसको दूसरे दिन ही देखेंगे ताकि आप इसको पूरा समझ सकें। तो तब तक के लिए प्रश्नों के उत्तर लिख लेना अपनी नोटबुक में, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये जो बाकी का पार्ट है उसको हम पूरा करेंगे और हमारा नया जो पार्ट है उसको शुरू भी कर देंगे। ओके, चलो तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। तब तक लिए अपना ख्याल रखना। मैं क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, वो लिखते रहना। बाय।